बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं जाले जासूस हिस्सा सोएम। आवाज ताशा, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। पेशकश बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 0300291960 पे मोहम्मद अजहर लतीफ से। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कारवाने दहशत हिस्सा अव्वल, कारवाने दहशत हिस्सा दोम, जाले जासूस हिस्सा सोएम, जाले जासूस हिस्सा चहारम। ये हिस्सा नंबर सोएम है और 238 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5, सफा नंबर 93 से। हरमन को ये तो यकीन था कि इमरान और उसके साथी इस इमारत में हैं और उनके बच निकलने के इम्कानात उनके पुरस्कार तौर पर छप निकलने के बावजूद काफी कम है, क्योंकि नारो सेक्शन के अफराद उस वक्त तक वापस न जाएंगे जब तक उन्हें ढूंढ न निकाले। इसलिए उसने खुद ही ऐसी तरकीब सोचना शुरू कर दी जिससे वो इमरान और उसके साथियों को इस इमारत से सही सलामत निकाल कर ले जा सकता हो। अभी अचानक एक तरकीब उसके जहन में आ गई और वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े अब खुश्क हो चुके थे, इसलिए वो आगे बढ़ सकता था। वो तेजी से हरकत में आया और फिर उसने दरख्तों की आड़ लेकर एक लंबा चक्कर काटकर उस इमारत की पुष्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और खत्तुल इम्कान एहतियात से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि किसी भी वक्त उसे कहीं भी से भी चेक किया जा सकता है। अब ये उसकी खुशकिस्मती कहिए या इसकी एहतियात कि वो किसी की भी नजरों में आए बगैर इस इमारत की पुष्ट पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उस तरफ चूंकि मुसल्ला सिपाही मौजूद न थे, इसलिए वो आसानी से छोटी दीवार से कूदकर इमारत के अंदर दाखिल हो गया। इमारत में खामोशी छाई हुई थी। वो तेजी से इमारत के सामने के रुख पर मुड़ा और फिर उसने एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर आहिस्ता से X2 के अल्फाज दोहराए, लेकिन जब कमरे से कोई जवाब न मिला तो वो आगे बढ़ गया और एक बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके अंदर हर तरफ खाली पेटियां बिखरी हुई थी। X2, मैं 1130 हूँ। हरमन ने दरवाजे के करीब जाकर सरगोशनियाना लहजे में कहा और दूसरे लम्हे पेटियों की एक दीवार को हरकत हुई और फिर एक तंग से रास्ते से इमरान निकलकर बाहर आ गया। उसका लिबास गर्द से अटा हुआ था। क्या तलाश करने वाले चले गए हैं जो तुम यहाँ पहुंच गए हो? इमरान ने दबे लहजे में कहा। वो यहाँ से नाकाम होकर कस्बे की तरफ गए हैं। सिर्फ सामने के रुख पर 2 मुसल्ला अफराद मौजूद हैं। मैं अकबी समझ से यहाँ आया हूँ, हरमन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि यहाँ से निकलने का मौका अच्छा है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसने अपने साथियों के भी बाहर निकलने के लिए कहा। और फिर चंद ही लम्हों बाद वो सब पेटियों के नीचे से निकलकर आने में कामयाब हो गए थे। मगर आप लोग उनकी नजरों से छुपे कैसे? हरमन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हमारे पास सलेमानी टोपियां हैं, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर वो दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। जाहिर है इमरान के पास इतना वक्त तो ना था कि वो सारी बात समझाता। मेरे पीछे आइए, हरमन ने कहा और फिर वो उन्हें अपने पीछे लिए इमारत के अकबी समत में आ गया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो सब छोटी दीवार फैलाकर इमारत से बाहर निकल आए। उसी लम्हे उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और वो सब तेजी से दीवार के साथ सिमटते चले गए। बड़ा सा मखसूस साख्त का ये हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर से होता हुआ कस्बे की तरफ बढ़ा और फिर कस्बे के ऊपर चक्कर लगाकर वो मुड़ा और फिर इमारत की अकबी समत के मैदान में उतरता चला गया। हेलीकॉप्टर को उतरते देख हर तरफ से कदमों की तेज आवाजें उस तरफ बढ़ती चली आ रही थी और इमरान और उसके साथी बड़ी बेबसी के आलम में दीवार के साथ चिमटे खड़े थे। अब उनके लिए छुपना हर लिहाज से नामुमकिन हो चुका था। वो खुद ही जाल में फंस चुके थे। नया पैराग्राफ। मार्शल जातूरी का महसूस हेलीकॉप्टर आधे घंटे के अंदर अंदर कस्बा जोगनाश के ऊपर पहुंच गया। मार्शल जातूरी ने दूर ही से जरई फार्म और उसके नजदीक की इमारत को चेक कर लिया था, इसलिए उसने नीचे उतरने की बजाय पायलट को इस इमारत के करीब ही हेलीकॉप्टर उतारने का हुक्म दे दिया और पायलट ने हेलीकॉप्टर को मोड़कर इमारत के अकबी समत में एक खुले मैदान में हेलीकॉप्टर उतारने का फैसला किया और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। अरे ये कौन लोग हैं? दीवार के साथ सिमटे खड़े हैं। और
अचानक मार्शल जातोरे ने चौंक कर कहा, और उसकी नजरें नीचे उतरते वक्त अचानक ही दीवार की तरफ उठ गई थी, और उसने 8 अफराद को दीवार के साथ चिपटे हुए चेक कर लिया था। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर जमीन से उतर चुका था। मार्शल जातोरे ने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर खुले दरवाजे से नीचे छलांग लगा दी। वो एक लम्हे में समझ गया था कि ये लोग वही हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, और ये एक सुनहरी मौका था कि वो खुद ही इन्हें ठिकाने लगा देता। लेकिन मार्शल जातोरे को जोश में ये ख्याल ही न रहा कि उसके मुकाबले में बंधे हुए और बेबस लोग नहीं हैं। जैसे ही मार्शल जातोरे ने रिवॉल्वर संभाल कर नीचे छलांग लगाई, दीवार से चिमटे हुए अफराद किसी अक्काब की तरह मार्शल जातोरे पर झपट पड़े। मार्शल जातोरे ने फुर्ती से सबसे आगे आने वाले पर फायर झोंक मारा, मगर आने वाला उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला। उसे तेजी से झुकाई देकर अपने आप को गोली से बचाया, और दूसरे लम्हे वो मार्शल जातोरे पर टूट पड़ा। मार्शल के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। उसी लम्हे पायलट ने भी शायद फायर करने की कोशिश की थी, लेकिन एक आदमी ने रिवॉल्वर से निकली हुई गोली ने उसे मोहलत ही न दी थी, और वो सीट पर ही ढेर हो गया। मार्शल जातोरे पर हमला करने वाले नौजवान ने जिस्म को मखसूस अंदाज में हरकत दी, और मार्शल जातोरे से किसी गेंद की तरह उछलता हुआ हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे से होता हुआ दोबारा अंदर जा गिरा, और फिर वो सब धड़ाधड़ करते हुए हेलीकॉप्टर में सवार होते चले गए। उसी लम्हे इमारत के दूसरी समझ से दौड़ते हुए आदमी समझ पहुंच गए। वो एक लम्हे के लिए भी अंदाजा नहीं कर सके थे कि इस तरफ हो क्या रहा है, लेकिन अभी इमरान के साथी हेलीकॉप्टर में अभी सवार ही हो रहे थे, इसलिए आने वाले उनको अजनबी सूरतें देखकर फौरन ही समझ गए कि सिचुएशन गड़बड़ है। चूंकि वे तरबियत याफ्ता अफराद थे, इसलिए मैकान के अंदाज में उन्होंने मशीन गन्ने सीधी की, मगर इनसे ज्यादा तेजी सफ्तर ने दिखाई। उसे इंतहाई फुर्ती से जेब से एक छोटा सा बम निकाला और बिजली की तेजी से उन पर उछाल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और आने वालों में से कई अफराद के जिस्मों के पुरहजे उड़ते चले गए। इतना वक्फा उनके लिए काफी था। पायलट सीट 1130 ने खुद ही संभाल ली थी और पायलट को नीचे धकेल दिया गया था, और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। ये आदमी सफ्तर था जिसने बम फेंक कर अंदर छलांग लगा दी थी, इसलिए सबसे आखिर में वो हेलीकॉप्टर में सवार हुआ था। जब हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ था, इमरान ने मार्शल जातोरे को अपने दोनों बाजों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, इसलिए बावजूद कसमसाने के वो अपने आप को छुड़ा न सका। हेलीकॉप्टर जो कि मखसूस साख्त का था, इसलिए वो इंतहाई तेज रफ्तारी से फिजा में बुलंद होता चला गया, और नीचे मौजूद सिपाही और दूसरे भागकर आने वाले लोगों को इतनी मोहलत ही न मिल सकी कि वो हेलीकॉप्टर पर फायर खोल सकते। और वैसे भी जब तक वो सूरत हाल को समझते, हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका था कि उनकी मशीन गन्नों की रेंज से बाहर निकल चुका था। 1130 ने हेलीकॉप्टर को खासी बुलंदी पर ले जाकर शिमाली समुद्र की तरफ मोड़ दिया, और हेलीकॉप्टर में सवार अफराद ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। इमरान ने भी अपनी गिरफ्त हल्की कर दी, क्योंकि अब मार्शल जातोरे उसका नीचे उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा, मैं तुम्हारी लाशें कुत्तों से नचवा दूंगा, मार्शल जातोरे ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अच्छा, तो तुम केजीबी की कुत्ता पलटन के सरदार हो? बहुत खूब, तुम्हारी तो अपनी खसलत भी कुत्ते जैसी ही है, इमरान ने बाजू हटाते हुए कहा। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं ऐसी बातें सुनने का रवादार नहीं हूँ, मार्शल जातोरे ने मुड़कर इंतहाई करख्त लहजे में कहा। अच्छा भाई, तुम अपना तारुफ तो करा दो। तुम्हारा हेलीकॉप्टर देखकर तो यही अंदाजा हो सकता है कि तुम केजीबी की किसी अहम पोस्ट पर हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम मिखाइलो है और मैं नारो सेक्शन का इंचार्ज हूँ, मार्शल जातोरे ने गुस्से के बावजूद अपने जहन को कंट्रोल में रखा हुआ था, इसलिए वो अपनी असल हकीकत छुपा गया। 1130 अब क्या प्रोग्राम है? इमरान ने मार्शल जातोरे को गैर अहम समझते हुए पायलट सीट पर बैठे हुए 1130 से मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है जनाब कि हमें जोगनाश के जनूब में मौजूद पहाड़ियों पर उतरना चाहिए। जहां तक मेरा आइडिया है, कारखाना इन्हीं पहाड़ियों के नीचे है, 1130 ने जवाब दिया। ठीक है, चलो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, मगर इससे पहले कि 1130 हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ता, अचानक फजा मुहीब आवाजों से गूंज उठी।
तकरीबन 20-25 फाइटर जहाज फिजा में फैलते चले गए। वो सब हेलीकॉप्टर के गिर्द फैल गए थे। हेलो हेलो, हेलीकॉप्टर पायलट, फौरन हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दो वरना इसे हिट कर दिया जाएगा। अचानक हेलीकॉप्टर पे नस्ब ट्रांसमीटर से एक करख्त आवाज गूंजी। कर दो हिट, हमें परवाह नहीं है। 11:30 की बजाय इमरान ने चीख कर कहा, ये हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे। अगर मेरी जान बख्शी का वादा करो तो मैं हेलीकॉप्टर को फायर प्रूफ बनाने वाला बटन बता सकता हूँ। अचानक मार्शल जातूरी ने खौफजदा लहजे में कहा। फायर प्रूफ? इमरान ने चौंक कर कहा, हाँ, यह खसूसी साख्त का हेलीकॉप्टर है, इसे फायर प्रूफ बनाया जा सकता है। मार्शल जातूरी ने जोर जोर से सर हिलाते हुए कहा, ओके बताओ। इमरान ने कुछ सोच कर कहा, दाएं हाथ पर 12 नंबर का बटन दबा दो। बटन के ऊपर फायर की तस्वीर भी बनी हुई है। मार्शल जातूरी ने कहा, बटन दबा दो, कम अज कम ये अंदर मौजूद रहकर कोई खतरनाक बात नहीं बता सकता, वरना इसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान ने 11:30 से कहा और 11:30 ने बटन ऑन कर दिया। बटन ऑन होते ही हेलीकॉप्टर को एक झटका सा लगा और दूसरे ही लम्हे हेलीकॉप्टर के गिर्द सफेद रंग की धात की चादर फैलती चली गई और उसके साथ ही स्विच पैनल के दरमियान माचिस की डिबिया जैसी स्क्रीन रोशन हो गई, जिसे बाहर का मंजर नजर आने लग गया। फाइटर जहाज मुसलसल हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द और ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। वो 11:30 को रास्ता ही न दे रहे थे, बल्कि जंगी हिकमत अमले के तौर पर वो इसे एक महसूस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रहे थे और 11:30 को रास्ता बनाने में बड़ी उलझन महसूस हो रही थी। सफदर, इसका ख्याल रखना, अगर ये कोई गलत हरकत करे तो बेशक इसे गोली मार देना। इमरान ने अपनी सीट से उठते हुए कहा और सफदर ने सर हिला दिया। उसे जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन मार्शल जातूरे अब बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था, जैसे उसे अब किसी बात की भी परवाह न हो। इमरान ने 11:30 को पायलट सीट से उठाया और फिर पायलट सीट संभाल ली। 11:30 7 वाली सीट पर बैठ गया और कैप्टन शकील, जो पहले 7 वाली सीट पर बैठा हुआ था, मुड़कर इमरान की जगह पर चला गया। हेलीकॉप्टर के गिर्द फायर प्रूफ होने के बाद फाइटर जहाजों की तरफ से कोई पैगाम वसूल न हुआ था। अलबत्ता वो मुसलसल हेलीकॉप्टर के गिर्द चक्कर काटते हुए चले जा रहे थे। इमरान ने गौर से डायलू को देखा। उसे सीट पर बैठते ही एहसास हो गया था कि हेलीकॉप्टर गैर महसूस तौर पर अपनी बुलंदी कम करता चला जा रहा है, मगर डायलों पर सुइयां सही बुलंदी दिखा रही हैं। इमरान ने हेलीकॉप्टर को और ऊंचा करने के लिए थ्रोइल इस्तेमाल की तो हेलीकॉप्टर को एक झटका सा लगा। बुलंदी बताने वाले डायल पर सुई आहिस्ता से आगे की तरफ थरथरा रही थी और फिर एक हिंसा अबूर करके रुक गई। इसे साफ जाहिर था कि हेलीकॉप्टर और ज्यादा बुलंद हो गया है, लेकिन इमरान को अब भी यही एहसास हो रहा था कि हेलीकॉप्टर नीचे होता चला जा रहा है। उसे हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ना चाहा और उसी लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ने वाले आलात जाम हो चुके थे और हेलीकॉप्टर एक ही रुख पर मुसलसल आगे बढ़ा चला जा रहा था। इमरान ने मुख्तलिफ स्विच ऑफ ऑन किए ताकि हेलीकॉप्टर को चेक किया जा सके, मगर बेसूद। उसकी मशीनरी वाकई जाम हो चुकी थी, जबकि डायल बाकायदा काम कर रहे थे। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा और दूसरे लम्हे उसने फायर प्रूफ वाला बटन ऑफ कर दिया, लेकिन बेसूद। हेलीकॉप्टर के गिर्द वैसे ही सफेद दांत की चादर तनी हुई थी। अब सब कुछ बेसूद है नौजवान। अब ना तो तुम हेलीकॉप्टर को रोक सकते हो, ना ही इसे चला सकते हो। अब ये बैरूनी कंट्रोल की जद में हो चुका है। अचानक मार्शल जातूरे ने बुलंद आवाज से कहा। उसके चेहरे पर बड़ी पुरस्कार सी मुस्कुराहट तारी थी। तुम्हारा तो हाथमा किया जा सकता है ना? इमरान ने मुड़कर बड़े ही मुतमईन लहजे में जवाब दिया। ये तुम्हारे खिलौने भी बेकार हो चुके हैं। इस हेलीकॉप्टर में अब फायर नहीं हो सकता। मार्शल जातूरे ने सफदर के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा और सफदर ने चौंक कर रिवॉल्वर का रुख बैरूनी खिड़की की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। मगर दूसरे ही लम्हे वो सब ये देखकर बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि रिवॉल्वर से ट्रिच की आवाज निकली जैसे रिवॉल्वर खाली हो। सफदर ने फुर्ती से मैगजीन खोला। गोलियां मौजूद थी, लेकिन चल न रही थी। चलो, रिवॉल्वर न सही, हमारे हाथ तो तुम्हारा गला दबा सकते हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। ये भी करके देख लो, मार्शल जातूरे ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। और इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, हेलीकॉप्टर में हल्की सी नीले रंग की रोशनी का एक चमका सा हुआ, जैसे फ्लैश गन चली हो और दूसरे ही लम्हे उनके जिस्म बिल्कुल मफलूज होते चले गए।
अलबत्ता वो वाकई हाथ पैर हिलाने से भी माजूर हो गए थे। अब बोलो, अब भी तुम मेरा गला दबा सकते हो, मार्शल ज़तूरे ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। उसका जिस्म बिल्कुल सही अंदाज में हरकत कर रहा था। वो मुख्तलिफ सीटों को फलांगता हुआ पायलट सीट पर आया और फिर उसने झुककर स्विच पैनल के नीचे हाथ बढ़ाकर किसी खुफिया बटन को दबाया तो दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर के गिर्द फैली हुई धात की चादर यकलक सिमट कर गायब हो गई और मार्शल ज़तूरे ने एक और बटन दबाया तो दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर में एक तेज आवाज बुरी, हेलो हेलो, साराफ स्पीकिंग, सिलीनियम फायर कर दिया गया है, ओवर। मार्शल ज़तूरे स्पीकिंग, फायर का नतीजा दुरुस्त है, सब लोग मफलूज हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर को हेडक्वार्टर में उतार लो, ओवर। मार्शल ज़तूरे ने बड़े रौनक भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ओके बॉस, हमें बस आपकी फिक्र थी, ओवर। दूसरी तरफ से इस बार मोहतबाना लहजे में कहा, मेरी फिक्र न करो और हेलीकॉप्टर को जल्दी उतारो, ओवर। मार्शल ज़तूरे ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया, बेहतर बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और मार्शल ज़तूरे ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और दोबारा अपनी सीट पर आकर बड़े मुतमईन अंदाज में बैठ गया। इमरान की जुबान तक मफलूज हो गई थी, लेकिन दिमाग बदस्तूर काम कर रहा था। अब उसकी समझ में सारा चक्कर आ गया था। दरअसल उसे ये इल्म ही न था कि इनका कैदी केजीबी के चीफ मार्शल ज़तूरे है, वरना वो इससे भरपूर फायदा उठा लेता। और मार्शल ज़तूरे अपने मखसूस साख्त के हेलीकॉप्टर की वजह से उल्टा इन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया और वो मफलूज होकर बेबसी के आलम में इसके कैदी बनकर रह गए थे। इतना तो वो जानता था कि केजीबी का हेडक्वार्टर क्या आफत होगा और वहां से जिंदा सलामत निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा, लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि वो न सिर्फ इस हेडक्वार्टर से निकलेगा बल्कि मार्शल ज़तूरे को भी वो सबक देगा कि उसकी नस्लें तक इस सबक को फरामोश न कर सकेंगी। बैठे सोचते रहो, अब इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, फिर उसी आलम में तुम पर मौत तारी कर दी जाएगी। मार्शल ज़तूरे ने इमरान की आंखों में झांकते हुए बड़े तंजिया अंदाज में कहा। उसे शायद इमरान की आंखों में सोच के धारे से झलकते हुए दिखाई दे गए थे। इमरान जाहिर है खामोश रहा और सिवाय खामोश रहने के उसके पास फिलहाल कोई चारा न था। नया पैराग्राफ। इमरान और उसके साथी एक काफी तवीलो अरीस कमरे के फर्श पर बेहिसो हरकत पड़े हुए थे। कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की न थी, सिर्फ एक दरवाजा था जहां से इन्हें अंदर लाकर फर्श पर फेंक दिया गया था। कमरे की छत खासी ऊंची थी और छत के ऐन दरमियान एक चकोर बक्सनुमा खाने में से तेज रोशनी निकल रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था और उन्हें यूं ही फर्श पर पड़े हुए 10 मिनट से ज्यादा गुजर गए थे। इन्हें अंदर फेंकने के बाद कोई शख्स दोबारा अंदर न आया था और इमरान इंतजार में था कि कोई अंदर आए और एक बार फिर इन्हें इस बेबसी से निजात दिलाए। तभी वो कोई और मंसूबा बना सकता था। सिलीनियम फायर, जिससे इन्हें इस तरह हेलीकॉप्टर में ही मफलूज कर दिया गया था, इसके लिए बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए इसके पास इसका कोई तोड़ भी न था और ना ही वो इसका तोड़ कर सका था। अभी वो यही बातें सोच रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और 2 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। वो तेज कदम उठाते हुए इनकी तरफ बढ़े। उन्होंने गौर से एक एक के चेहरे को देखा और फिर उनमें से एक ने इमरान की तरफ इशारा किया और दूसरे ने झुककर इमरान को उठाया और फिर कंधे पर लाद कर तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ते चले गए। इमरान के बाकी साथी साकत पड़े इमरान को इस तरह बाहर जाते हुए देखते रहे। वो भी इमरान की तरह ही बेबस थे। इमरान को तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ होने के बावजूद वो इन्हीं की तरह बेबसी के आलम में आटे की बोरी की तरह कंधे पर लदा हुआ जा रहा था। इमरान को उठाए वो कमरे से निकले और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब मुसलसल जल बुझ रहा था। उनके वहां पहुंचते ही बल्ब यकलख्त सब्ज हो गया और उसके साथ ही दरवाजा खुलता चला गया और वो आदमी जिसे इमरान को उठाया हुआ था तेजी से अंदर दाखिल हुआ, जबकि 2 आदमी वही बाहर ही रुक गए। एक बड़ा सा कमरा था जिसके बिल्कुल आखिर में एक बड़ी मेज थी। मेज के दोनों साइडों पर 2-2 कुर्सियां रखी हुई थी। मेज के पीछे एक बड़ी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर मार्शल ज़तूरे बैठा हुआ था।
इतराब वाली कुर्सियों पर 4 अफराद बैठे हुए थे। मेज के बिल्कुल सामने जरा फासले पर एक मखसूस साथ की लोहे की एक कुर्सी थी, जिसके साथ तारों के गुच्छे से लटक रहे थे। इमरान को लेकर आने वाले उसे उसी कुर्सी पर बैठाने लगे और फिर उन्होंने उस कुर्सी के पाए के चारों तरफ को पैर से दबाया। दूसरे लम्हे खड़क की तेज आवाज से लोहे के रॉड कुर्सी की बाजों के दरमियान फैलते चले गए और इमरान का जिस्म इस कुर्सी में जकड़ा गया। अब तुम जा सकते हो। साइड की कुर्सी पर बैठे हुए एक उधेड़ उम्र आदमी ने उठकर इमरान को लाने वाले दोनों मुसल्ला अफराद से कहा और वो बकायदा सैल्यूट मारकर तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकलते चले गए। उसके बाहर जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद हुआ और वही उधेड़ उम्र आदमी उठा और कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ता चला गया। उसने कोने में रखी हुई एक स्टैंड मशीन खींची और उसे इमरान की कुर्सी की पुश के पास लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने कुर्सी के साथ लटके हुए तारों के मुख्तलिफ गुच्छों को इस मशीन के साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया और फिर उसने मशीन का बटन दबा दिया। बटन दबते ही मशीन में हल्की सी गिरर गिरर की आवाजें पैदा हुई और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में जिंदगी की लहरें सी दौड़ना शुरू हो गई हों और दूसरे ही लम्हे उसके जिस्म ने हरकत करनी शुरू कर दी। अब इमरान का जिस्म मामूल के मुताबिक हरकत कर रहा था। मशीन चलने की आवाज मुसलसल आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग बेहद हमदर्द वाक़या हुए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए पहली बार जुबान खोली। मशीन हटा दो कोमोबोफ, अब ये बोलने पर कादिर हो गया है, मार्शल ज़तूरे ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। उस उधेड़ उम्र आदमी ने वो मशीन तेजी से हटाकर एक तरफ रख दी और उसे बंद कर दिया और फिर फुर्ती से तारे अलग करके वो मशीन को घसीटता हुआ दोबारा कोने की तरफ ले गया। तुम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ हो? अचानक मार्शल ज़तूरे ने सवाल करते हुए कहा। उसका लहजा काट खाने वाला था। चीफ? अरे अरे, मुझ पर इतना जुल्म न करो। अगर इस पर्दा नशीन ने सुन लिया तो मेरा हशर इबरतनाक होगा। ना बाबा ना, मैं ऐसी हमदर्दी से बाज आया। इमरान ने चौंक कर बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? पर्दा नशी? क्या वो औरत है? मार्शल ज़तूरे ने चौंकते हुए पूछा। हा हा हा, बहुत खूब, वाकई पर्दा नशीन तो औरतें होती हैं। अब जब भी उसे मुलाकात का मौका मिला मैं उसे जरूर कहूंगा कि वो पर्दे से बाहर आ जाए, वरना उसकी मर्दान की मशकूक हो जाएगी। इमरान की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। देखो, तुम केजीबी के चीफ मार्शल ज़तूरे के सामने बैठे हो, इसलिए फजूल बातों से गुरेज करो। जो भी पूछा जाए उसका मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दो। कुर्सी पर बैठे हुए एक नौजवान ने इमरान को छाड़ते हुए कहा। मार्शल ज़तूरे? अच्छा, तो मार्शल ज़तूरे ये है। अस्सलामुअलैकुम किबला मार्शल साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? पिछले दिनों मैंने सुना था कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज थी, कुछ दिमागी खलल बताया गया था। आपके दुश्मनों की तबीयत कैसी है? इमरान ने बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में हालचाल पूछते हुए कहा। शट अप, तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा ही चलती है। हमारे इस सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मार्शल ज़तूरे ने गुस्से से बिगड़े हुए लहजे में कहा। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया था। अल्लाह ताला ने जुबान चलने के लिए ही दी है, और देखिए उसकी कुदरत जुबान के पांव नहीं है, पहिए नहीं है, एक्सीलेटर नहीं दबाना पड़ता, पेट्रोल खर्च नहीं होता, मॉडल नहीं बदलते, फिर भी चलती रहती है। और हमारे यहाँ एक शायर है भगत कबीर, वो कहता है चलने का नाम गाड़ी है, इसलिए आप जुबान को भी गाड़ी कह सकते हैं। इमरान की जुबान जब चल पड़ी तो जाहिर है उसे कौन रोक सकता है। तुम जरूरत से ज्यादा बकवास करने के आदी हो और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनते रहें। कोमोबोफ मार्शल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस बॉस, उसी उधेड़ उम्र आदमी ने मोदबाना लहजे में कहा। खंजर से उसकी एक आंख निकाल दो। मार्शल ज़तूरे ने कोमोबोफ से मुखातब होकर उसको हुक्म देते हुए कहा, और कोमोबोफ उसने इंतहाई फुर्ती से खंजर निकाल दिया। ठहरो, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अचानक इमरान ने गुर्राते हुए कहा। उसका लहजा और अंदाज यकलख्त बदल गया था कि कोमोबोफ खुद बहुत ठड़क कर रुक गया। मार्शल ज़तूरे और उसके दूसरे साथी भी चौंक पड़े।
अगर तुम संजीदगी से हमारे सवालों के जवाब दे दो तो मैं वादा करता हूँ। मार्शल ज़ातोरे ने कहना शुरू किया, किसी वादे की जरूरत नहीं, मैं ऐसे वादे अक्सर सुनता रहता हूँ। सुनो मार्शल, अगर हेलीकॉप्टर में मुझे जरा सा भी शुबा हो जाता कि तुम केजीबी के चीफ मार्शल ज़ातोरे हो तो यकीन जानो इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। बहरहाल मैं तुम्हारे सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे साथियों को यही बुलवा लो और उनकी मौजूदा हालत दुरुस्त कर दो। इमरान ने इसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, इन सबको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, हम इसी कमरे में उन पर सेलेनियम फायर करके असरात खत्म कर देते हैं। मार्शल ज़ातोरे ने कहा, चलो ऐसा कर लो, लेकिन मैं जो बयान दूंगा उनके सामने दूंगा। मैं अपने जमीन में कोई खलिश लेकर नहीं मरना चाहता। इमरान का लहजा पहले से भी कहीं ज्यादा ठोस था। और अगर हम तुम्हारी शर्त न माने तो? मार्शल ज़ातोरे ने अचानक बात बदलते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा जो जी चाहे कर लो। तुम एक आंख की बात कर रहे हो, तुम हम सबकी बोटियां उड़ा दो, तब भी तुम एक लफ्ज अपने मतलब का नहीं हमसे उगलवा सकते। इमरान ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। कमरे में चंद लम्हे खामोशी तारी रही। मार्शल ज़ातोरे ने कुछ सोचने के बाद यूं कंधे झटके जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मार्शल ज़ातोरे ने कहा, और फिर उसने अपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा, संजोफ, तुम इसके साथी को ठीक करके यहाँ ले आने का बंदोबस्त करो, लेकिन ख्याल रखना अगर उनमें से किसी ने कोई गलत हरकत की तो बेशक गोली मार देना। मार्शल ज़ातोरे ने सख्त लहजे में कहा। बेहतर बॉस, एक नौजवान ने तेजी से कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया और फिर वो 30 कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद मार्शल ज़ातोरे ने अपने सामने पड़ी हुई मोटी सी फाइल उठाई और उसके सफ़ात खोलकर उन्हें पढ़ता शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो इन्हें पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो कभी चौंक कर सामने कुर्सी पर बैठे हुए इमरान को देखता और फिर उसकी नजरें झुककर फाइल पढ़ना शुरू कर देती। इमरान उसके अंदाज से ही समझ गया था कि इस वक्त मार्शल ज़ातोरे के सामने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की फाइल है। तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और इमरान के साथियों को इमरान की तरस की कुर्सियों पर झपड़े हुए कुर्सियां धकेलते कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कुर्सियां इमरान की साइड में लगा दी और फिर तेजी से वापस मुड़कर चले गए। आखिर में संजोफ अंदर दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर अपनी कुर्सी संभाल ली। हुक्म की तामील हो गई है बॉस, संजोफ ने बड़े ही मोदबाना लहजे में कहा। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मार्शल ज़ातोरे ने फाइल बंद करते हुए कहा। नहीं जनाब, संजोफ ने जवाब देते हुए कहा। देखो मिस्टर, अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है, अब तुम मेरे सवालात का जवाब दो। और सुनो, अब अगर तुमने बकवास की या झूठ बोला तो मैं तुम सबको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि तुम्हारी हड्डियां भी तड़पती रह जाएंगी। मार्शल ज़ातोरे का लहजा यकदम बुलंद हो गया। इन धमकियों की जरूरत नहीं, तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो। इमरान ने यूं बुरा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मार्शल ज़ातोरे ने पूछा। असली नाम बताऊं या कोड नाम? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। दोनों बताओ, मार्शल ज़ातोरे ने चौंकते हुए कहा। मेरा असल नाम शिराज है और कोड नाम अली इमरान है। इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम असली अली इमरान नहीं हो? मार्शल ज़ातोरे ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। सुनो मार्शल, तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हमेशा हकीर और पसमानदा समझकर नजरअंदाज किया है, जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 दुनिया का सबसे ज़हीन और काबिल इंसान है। उसने अपनी सीक्रेट सर्विस के 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक असली और दूसरा कोड। कदोकामत शक्ल सूरत मिलती जुलती और ट्रेनिंग एक जैसी, जिसका नतीजा ये कि आम आदमी इन दोनों ग्रुपों में पहचान नहीं कर सकता। अब हमारी मिसाल देख लो। हमारा ग्रुप कोड ग्रुप है, यानी नकली ग्रुप। इसे सरकारी जुबान में कोड ग्रुप कहते हैं और असली ग्रुप किसी जजीरे पर घूम फिर रहा होगा, जबकि हम यहाँ फंसे हुए हैं। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। जजीरे में? क्या कह रहे हो? कौन से जजीरे में? मार्शल ज़ातोरे ने उछलकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इमरान ने एक लम्हे में चौंक कर उसकी तरफ देखा, दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने तो मुहावरतन जजीरे का लफ्ज कह दिया था, लेकिन मार्शल ज़ातोरे ने जजीरे के लफ्ज पर जिस बुरी तरह उछला था, उससे साफ जाहिर था
कि जजीरे से कोई खास मतलब मुतल्लिक है। मेरा ख्याल में इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, तुम मुझसे बेहतर समझते हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर तुम्हें इस जजीरे का कैसे पता चला? ये नामुमकिन है, ये टॉप सीक्रेट है। इसके मुतल्लिक तो यहाँ बैठे हुए मेरे खास आदमी को भी इल्म नहीं है। तुम डॉज कर रहे हो। मास्टर जातूरी ने चीख कर कहा, लेकिन उसका ये चीखना सरासर मसनूई था। उसके लहजे का खोखलापन नुमाया था। तुम जो चाहो समझ लो, असल ग्रुप बहरहाल अपने काम में मसरूफ है, और तुम देखना कि एक रोज वो धमाका होगा कि तुम सर पीटते रह जाओगे। इमरान ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा। जजीरे पर एक मक्खी भी हमारे नोटिस में आए बगैर नहीं जा सकती। मार्शल जतूरी ने मेज पर जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, मक्खी वाकई न जा सकती होगी, लेकिन जहाँ मक्खी न जा सकती हो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहुंच जाने में कामयाब हो सकते हैं। अब तुम खुद देख लो, तुम्हारी पूरी केजीबी हमारे ग्रुप के पीछे पागल हुई फिर रही है, और असल ग्रुप की तरफ तुम्हारी तवज्जो जा ही नहीं सकती। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही सफा नंबर 115 पर पार्ट 5 इख्तिताम पजीर हुआ। नावल का बकिया हिस्सा पार्ट 6 पर समाप्त फरमाए।